देखिए, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, ये हमारे रिटायरमेंट का सबसे लास्ट टॉपिक है। कंसीडरिंग द चेंजेस मेड बाय सिलेबस दिस ईयर। टॉपिक का नाम लिखिए, 8 मार्क्स क्वेश्चन based on revaluation of assets and liabilities। एट मार्क्स का क्वेश्चन जो कि हमारे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज पे बेस्ड होगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे रिटायरमेंट में आपने किया था। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, बस एक हल्का सा ट्रीटमेंट इसमें रिटायरमेंट का आ जाता है, वहां पे एडमिशन का था। तो ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में दो तरीके से आ सकता है। लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। लिखिए, क्वेश्चन में आस्क फॉर फर्स्ट नेसेसरी अकाउंट्स या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसमें जर्नल एंट्री। तो बस ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे नेसेसरी अकाउंट मांगे जाएंगे या फिर आपसे जर्नल एंट्री मांगी जाएगी। चलिए जी, अब हम कर लेते हैं नेसेसरी अकाउंट कैसे बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एडमिशन पे बनते थे। नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपरेशन इंक्लूड्स, तीन चीजें इंक्लूड होंगी नेसेसरी अकाउंट बनाने में। सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बाद कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। तीन चीजें बनती है जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटे देखो, ऐसा है जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट ठीक एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे आपने लास्ट चैप्टर में बनाया था। कैपिटल अकाउंट भी वैसे ही बनेगा, बस हल्का सा बदलाव आएगा। रीवैल्यूएशन और कैपिटल में बहुत छोटा सा चेंज है जी, और कुछ भी नहीं है। और बैलेंस शीट भी बिल्कुल वैसे ही है। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। और ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो इसका रीजन भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ लास्ट चैप्टर में। पूरा बकायदा टॉपिक था रीवैल्यूएशन पे, एक डिटेल डिस्कशन है जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया इसलिए जाता है कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज में ओवर द ईयर जो वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज आते हैं, उनके प्रॉफिट और लॉसेस को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सके। और क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसमें जितने भी लॉसेस होते हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, और जितने भी फायदे होते हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। तो देखिए अब जरा, बिल्कुल वैसे ही बनेगा थी जैसे आपने एडमिशन में बनाया था। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
अमाउंट। चलिए अब देखिए एसेट्स और लाइबिलिटीज के चेंजेस को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर मान लीजिए कि एसेट्स की वैल्यू घट जाए तो ये अपने लिए क्या होता है, लॉस, और लॉस है तो इसे किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। टू एसेट्स डिक्रीज, ये हो गया जी डेबिट साइड में। इसी तरह से अगर मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो बेटे एसेट्स की वैल्यू बढ़ना होता है हमारे लिए फायदा, तो आप इस फायदे को कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। ओके, अच्छा अब जरा देखिएगा, अगर मान लीजिए लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए, आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ये आपके लिए क्या है, फायदा या नुकसान? जवाब है जी फायदा। फायदा नहीं, सॉरी, नुकसान। नुकसान है तो लाइबिलिटीज बढ़ना रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में। इसे लिखेंगे टू लाइबिलिटीज इंक्रीज। और इसी तरह से अगर मान लीजिए लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाए, मतलब आपको पैसे अब उधार में कम देने पड़ेंगे, तो अगर डिक्रीज हो गई लाइबिलिटी की वैल्यू तो ये आपके लिए क्या है, फायदा है, क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरीके से सोचिए जरा कि आपके पास एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ऐसी लाइबिलिटी जिसके बारे में पहले नहीं पता था, अचानक से पता चलता है कि हमें ये वाला पैसा भी देना है, तो बेटे क्या करोगे, अपना सर पकड़ के रोने लगोगे ना। तो ये आपके लिए क्या है, नुकसान, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। लेकिन अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपको अचानक पैसों से भरा सूटकेस मिल जाए तो भी क्या सर पकड़ के रोने लगोगे कि भगवान मैंने क्या कर्म किए थे कि मुझे ही ऐसा दंड देते हो? नहीं, तब तो आप खुशी से नाच उठोगे। ये होता है अनरिकॉर्डेड एसेट, ये आपके लिए फायदा होता है। जिन बच्चों को चैप्टर नंबर एडमिशन याद है उन बच्चों को तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल वही लगा होगा कि सर ये क्या कर रहे हो, ये तो आप रिपीट ही कर रहे हो। हाँ बेटे बिल्कुल वही है, बस एक बदलाव है, वो बदलाव आएगा जी यहाँ पे। यहाँ पे आप जो प्रॉफिट डिवाइड करते हो वो एडमिशन में तो दो पार्टनर में डिवाइड होता था, ओल्ड पार्टनर्स में, लेकिन रिटायरमेंट में क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर हमारे सारे पार्टनर्स रहे थे तो ये ऑल पार्टनर्स में डिवाइड होगा, मतलब ऑल, ओल्ड नहीं। तो ये सभी पार्टनर्स में डिवाइड होता है, ए बी सी, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये सभी पार्टनर्स में डिवाइड होता है और ये पुरानी फर्म का रिजल्ट होता है तो ये किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा, ओल्ड रेशो में ही इसको डिवाइड किया जाता है। डन हो गई जी रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट में किसी भी बच्चे को कोई समस्या है? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपने पहले किया था। चलिए तो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद दूसरा अकाउंट बनाते हैं, ये है जी कैपिटल अकाउंट। लिखिए जरा कैपिटल अकाउंट। आपको याद होगा मैंने आपको एडमिशन में बताया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर बच्चे मिस्टेक करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं। देखिए वही रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आप समझ लीजिए कि आपकी जो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वो सबसे ज्यादा ही इस अकाउंट में होते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। जिस तरीके से हमने एडमिशन में स्टेप्स फॉलो किए थे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए और अपनी गलतियों को मिनिमाइज कर लिया था, इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे भी
गलतियों से बचने का एक तरीका बताऊंगा, वो है जी स्टेप्स। ठीक है, लगभग ये वही सारे स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करते थे एडमिशन में। सबसे पहला स्टेप, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना। देखिए एडमिशन में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता था वो होता था जी 2 पार्टनर का, लेकिन यहाँ पे तीनों पार्टनर का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्योंकि बैलेंस शीट जो पुराने वाली है उसमें तीनों पार्टनर का बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होता है, रीवैल्यूएशन पे अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप उसे क्रेडिट साइड पे ले आइए, और अगर लॉस हुआ तो आप उसे डेबिट साइड पे ले जाएंगे। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां आएगा, ए बी और सी तीनों में डिवाइड हो जाएगा बाय रीवैल्यूएशन। अगला स्टेप क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप है कि आप बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं कि आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस है या नहीं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हमने कल वाली क्लास में ही कवर किए थे। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस में से कोई भी चीज अगर मिलती है तो आपको वो ट्रांसफर करनी होती है कैपिटल अकाउंट में। अगर वो प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ध्यान से देखिएगा, एडमिशन में बैलेंस, रीवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिर्फ 2 पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर होता था, लेकिन यहाँ तीनों पार्टनर्स में ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो आएगा जी डेबिट साइड में, इस तरीके से। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। पहला स्टेप बैलेंस ब्रॉट डाउन, दूसरा स्टेप रीवैल्यूएशन, तीसरा स्टेप है जी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ये स्टेप्स एग्जैक्टली वही है जो हमने एडमिशन में फॉलो किए थे, बस फर्क कहां पे आ रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में 2 पार्टनर्स में बैलेंस जाता था, यहां 3 में जा रहा है। ये तमाम चीजें 2 पार्टनर को मिलती थी, लेकिन रिटायरमेंट में ये तीनों पार्टनर को मिलेंगी, क्योंकि पुरानी फर्म में 3 पार्टनर है, एक पार्टनर उनमें से जा रहा है। लास्ट आखिरी स्टेप है जी हमारा गुडविल की एंट्री। और मजे की बात यह है कि पूरे चैप्टर में गुडविल को लेके, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को लेके सिर्फ 2 केस है, एक यूनिवर्सल एंट्री वाला और एक वो वाला केस जो लगभग आपके हर एक क्वेश्चन में वही लगेगा, मतलब रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब मेरी एक और बात जरा तसल्ली से सुनिएगा, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि बच्चा जब फ्लो में अपना सॉल्यूशन कर रहा होता है तो उससे अक्सर एक जगह पे गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है, वो बच्चा भूल जाता है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा था, क्योंकि रिटायर ए बी सी में से कोई भी हो सकता है, और बच्चा हमेशा सोचता है कि सी रिटायर हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस आपने एडमिशन की कर रखी होती है, उसमें हमेशा नया पार्टनर सी ही होता है। तो बेटे इसमें एक दिक्कत आपको क्या आ सकती है कि आप यहाँ पे उलझ जाए कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है और आप गलत एंट्री कर बैठे। उससे बचने का तरीका ये है कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा हो ना, पहले उसी का नाम लिख दो। यहां मैं ये मान रहा हूं जी ए रिटायर हो रहा है, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया, और ये मानते हुए मैं गुडविल की एंट्रीज बना रहा हूं। अगर ए रिटायर हुआ तो गुडविल की एक ही एंट्री है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। रिमेनिंग पार्टनर हो गए बी और सी, तो एंट्री बनेगी थी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, बाय बी कैपिटल अकाउंट और बाय सी कैपिटल अकाउंट। ये ए में आ जाएगा, ये भी ए में आएगा, क्योंकि ए जो क्रेडिट हुआ उसके अगेंस्ट में 2 अकाउंट डेबिट हुए, बी और सी, तो ये दोनों अमाउंट ए के कॉलम में आ गए क्रेडिट साइड में, क्योंकि ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना था तो हमने इसके क्रेडिट में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। बी और सी ये दोनों डेबिट हुए,
तो इसका मतलब इनके डेबिट में अमाउंट आ जाए। अब आप तीनों के नाम लिख दीजिए, बी और सी, और यहां क्या लिखेंगे, टू ए कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, गुडविल की एंट्री दोनों तरफ जा रही है, और जब भी एंट्री दोनों तरफ जाती है तो वो कहलाती है कि कॉन्ट्रा एंट्री। इसका मतलब गुडविल की इस चैप्टर में हमेशा ही कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ओके, बस बेटे अब आप क्या करेंगे, टोटल कर देंगे कैपिटल अकाउंट को और बैलेंस निकाल लेंगे। ध्यान से देखते हुए, ए बी सी ये तो कर दिया जी टोटल। और एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस कैरिड डाउन करने का मतलब होता है कि आप कैपिटल को अगले साल लेकर जा रहे हैं। ए भाई साहब तो अब एग्जिस्ट करते ही नहीं क्योंकि वो रिटायर हो गए। तो बेटे जो ए का बैलेंस आएगा वो कैरिड डाउन नहीं होगा, या तो ये वाला पैसा, क्योंकि ए अब बिजनेस से जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इतना पैसा ए को हमें देना है। जितना भी पैसा ये बनता है हमें ए को ये पे करना है। अब हो सकता है कि ये पैसा हम इमीडिएटली पे कर दें, और ये भी हो सकता है कि हम इसे इमीडिएटली पे ना करें, फ्यूचर में पे करें। अगर आपने इसे इमीडिएटली पे कर दिया तो आप इसे लिखेंगे टू कैश या फिर बैंक में से कुछ भी लिख दीजिए, अगर आपने इमीडिएटली पे कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए इमीडिएटली पे नहीं हुआ तो ये पैसा ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ए लोन अकाउंट में जाएगा। तो या तो कैश और बैंक के थ्रू आप पेमेंट दिखा देंगे, या फिर ये वाला पैसा ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है उन्हें रिटायर। सर ऐसा क्यों है हम इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? एक बात बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ए रिटायर हो गया तो क्या अब वो बिजनेस में पार्टनर रहा? आपका जवाब आएगा नहीं। अगर वो पार्टनर नहीं रहा तो उसकी तरफ जितना भी पैसा देना बनता है वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन गया। या तो आप आज ही वो लाइबिलिटी पे करें और अपना कैश का बैलेंस कम कर लें, या फिर आप उस लाइबिलिटी को अपने पास एक लोन समझ के रख लीजिए और बाद में पे कर दीजिए। तो ये दो तरीके से रिटायरमेंट के समय रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस को डील किया जाता है। बाकी बी और सी जो कि रिमेनिंग पार्टनर है, इनका बैलेंस कैरिड डाउन एज इट इज ही आएगा जैसे कि पहले आता। इस तरीके से बनेगा जी कैपिटल अकाउंट। कुल मिला के कैपिटल अकाउंट में 4 स्टेप है। पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे सभी पार्टनर, रीवैल्यूएशन सभी पार्टनर में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस तीसरा स्टेप ये भी सभी पार्टनर में, गुडविल की एक ही एंट्री होगी, रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग, मतलब रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट में अमाउंट और रिमेनिंग के डेबिट में अमाउंट, एक कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। और लास्ट में जाते जाते बैलेंस कैरी डाउन में आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ए रिटायर कर गया तो उसका कोई बैलेंस हमारे पास नहीं बचा है, और क्योंकि उसका कोई बैलेंस नहीं बचा है तो हम उस पैसे को या तो पे कर देंगे या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये दो तरीकों से आप कैपिटल अकाउंट के रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस को डील करेंगे। अब मुझे आप बताइए जरा, क्या कैपिटल अकाउंट आप सबको क्लियर हो गया? बताइए जी जल्दी से। इस तरीके से कैपिटल और रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारे बनेंगे। अब तीसरी चीज जो हमें इसमें बनानी होती है वो है बैलेंस शीट। तो चलिए लगे हाथ बैलेंस शीट भी देख ली जाए कैसे बनेगी। बेटे जी इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, आप ऐसा समझ लीजिए ये तो डिट्टो वैसे ही बननी है जैसे आप एडमिशन में बनाते थे। बैलेंस शीट, आप इस बैलेंस शीट को हमेशा नाम देंगे ब्रैकेट में आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। दिस बैलेंस शीट इज आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं ये रिटायरमेंट के बाद बना रहे हैं। पार्टनर का रिटायर हो जाना ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है।
तो ये बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन है। ये आप दो चीजें देखते हुए बनाएंगे। लिखिए जरा, फ्रॉम फॉलोइंग दिस बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड। दो चीजों को देखते हुए आपको ये वाली बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले आप ओल्ड बैलेंस शीट उठाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि एडमिशन में किया था। एक एक करके सारे आइटम्स लेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितनी भी एडजस्टमेंट्स हुई है आप उन्हें देखते हुए बनाएंगे। बस जी इस तरीके से करना है। और इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, नोट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी फॉर कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है जी, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है जी कैश या फिर जो बैंक बैलेंस होता है उसके लिए। बस रिटायरमेंट का चैप्टर समझ लीजिए हो गया है खल्लास। बस एक चीज है जी, अब इसमें क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, उसके बिना हम इसे खत्म नहीं मानते। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन, एक एक करके देखते हैं जी क्वेश्चंस को। और हाँ, एक और चीज है जी, इसमें अभी जर्नल एंट्री रहती है बतानी, अभी खल्लास नहीं हुआ है। इसी 8 मार्क्स क्वेश्चन में जर्नल एंट्री जैसे होती है वो बतानी रहती है, लेकिन वो भी एग्जैक्टली वैसे ही है जी जैसे पहले बनाया करते थे। एडमिशन में आपने जिस तरह से किया था स्टेप बाय स्टेप, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है। चलिए फिलहाल हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप जल्दी से पेज नंबर निकाल लीजिएगा 5.116 और इस पर क्वेश्चन नंबर है 32। जल्दी से ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर इज 32 का बी पार्ट। हाँ जी बेटे, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके से रीड करेंगे ताकि हम जल्दी से रीड करके इसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें। ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट ए बी सी की गिवन है और इनके कैपिटल हमें बताए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर कहीं पे भी रेशो का जिक्र नहीं है। बैलेंस शीट पे आ जाइए। बैलेंस शीट में आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ उन चीजों पे जो शूट एट साइट वाले आइटम हो, बाकी आपको कोई भी चीज रीड नहीं करनी है। शूट एट साइट का सिर्फ एक ही आइटम दिख रहा है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे टिक कर दीजिए। ठीक है जी, इसके बाद नीचे आइए, सी रिटायर्स ऑन दी अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। सी भाई साहब रिटायर कर रहे हैं इससे और इन शर्तों पे। फिक्स एसेट्स को रिड्यूस करना है 10% से, इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू होगी 10,000। डेटर्स हमारे सभी अच्छे रहेंगे। डेटर्स और ऑल गुड का मतलब ये होता है कि हमें कोई भी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि हम डेटर्स पे कर रहे हैं शक कि वो हमारा पैसा देंगे या नहीं देंगे। और अगर मान लीजिए सारे के सारे डेटर्स अच्छे हो गए तो इसका मतलब इस पे कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय 600, लाइबिलिटीज है 600 रुपए से इंक्रीज करनी है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1800। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ये वाला इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में रिसीव होना है 1800 रुपए। और पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है 9000 रुपए। ध्यान दीजिए, वैल्यू की गई है। अगर गुडविल वैल्यू की जाए तो ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताई गई है, या बताई गई है? बताई गई है कि पहली ही लाइन में, जरा ध्यान से पढ़िएगा। बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। ए बी सी के बीच में रेशियो क्या है? जो इनकी कैपिटल का प्रोपोर्शन है। अब कैपिटल है 45,000, 30,000 और 15,000। इन तीनों कैपिटल से एक रेशियो बना लीजिए।
वो कैसे बनेगी? आप इन तीनों में एक कॉमन अमाउंट ढूंढिए। 15,000 तीनों में कॉमन है। 15 3 जा 45 होता है, 15 2 जा 30 होता है, 15 1 जा 15 होता है। तो इसका मतलब रेशियो दोनों के बीच में 3:2:1 है। 3 रिटायर कर रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट को जरा ध्यान से देखिएगा। रिक्वायरमेंट में बेटे जी कहा गया है कि आपको केवल दो चीजें बनानी है, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपको बनाना है बैलेंस शीट। कहीं पे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट इसने डिमांड नहीं किया है, लेकिन देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के बिना आप ये वाला क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कई ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जिनको रीवैल्यू किया गया है। तो अगर ऐसा हो जाए कि कभी भी आपसे क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट मांग ले, लेकिन आपसे कभी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट का जिक्र ना करे जबकि उसकी एडजस्टमेंट गिवन हो, तो ऐसी सिचुएशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है कि वर्किंग नोट में। ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि आंसर का पार्ट नहीं है रीवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन वो जरूरी है बनाना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम बनाएंगे इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट में। अब वर्किंग नोट आप या तो पहले दे दीजिए या फिर बाद में दे दीजिए। बेटर ये होता है कि आप उसे हमेशा बाद में ही दें। तो चलिए पहले फॉर्मेट हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट का, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम बनाएंगे जी वर्किंग नोट में, क्योंकि अपन जिस तरह से एग्जाम में करके आएंगे ना उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ये समझ लीजिए कि अकाउंट्स में प्रैक्टिस करने का सही तरीका ही ये है कि आप जिस तरह से एग्जाम में करने वाले बस उस तरह से घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके 90 मार्क्स बेटे जी अगर भगवान ब्रह्मदेव धरती पे उतर आए ना, वो भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो तो खुद कहते हैं जी ये तो मेहनत पे डिपेंड करता है इंसान की कि उसे फल कैसा मिलेगा। तो अगर आपने सटीक मेहनत की है तो रिजल्ट भी सटीक आएगा, घबराइए मत। लो जी, ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर और मुझे ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन रिटायर कर रहा है, तो मैं सिर्फ एक ही नाम लिख देता हूं इसमें, सी। कैपिटल अकाउंट के बाद हमें बनानी होती है बैलेंस शीट, जैसा कि क्वेश्चन ने डिमांड भी किया है। तो लीजिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं। ये लो बेटे, ये बन के तैयार हो गई है हमारी बैलेंस शीट। ये वाली साइड रहेगी लायबिलिटी अमाउंट, और ये हो जाएगा जी एसेट्स और अमाउंट। ओके, इन दोनों को बनाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि क्वेश्चन ने डिमांड नहीं किया, तो इस वजह से हमें मजबूरी में बनाना पड़ रहा है वर्किंग नोट में। और जब कभी भी ऐसा हो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट आप वर्किंग नोट में बनाए, तो ध्यान दीजिएगा वर्किंग नोट में स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब आप पर्टिकुलर्स और अमाउंट को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट जिस तरीके से बनता है बनेगा वैसे ही, डेबिट और क्रेडिट साइड के साथ। लो जी, ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए जी, अब जल्दी से पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली एडजस्टमेंट है फिक्स्ड एसेट्स को रिड्यूस करना है 10% से, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को 10% से रिड्यूस करना है। ये आ जाएगा डेबिट साइड में, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट हमें 50,000 बताया हुआ है, और अगर आपको 10% से रिड्यूस करना है तो ये बचेगा कि 5,000। इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू होगी 10,000, जबकि पुरानी वैल्यू है 12,000। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी घट गई
और अगर इन्वेस्टमेंट घटी तो ये भी आपके लिए हो गया नुकसान। तो यहाँ आएगा जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2000। डेटर्स वर ऑल गुड, सारे के सारे डेटर्स हमारे अच्छे थे। इसका मतलब प्रोविजन की अब कोई जरूरत नहीं है। प्रोविजन हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, और अगर हमें प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है तो मतलब हमें एक लाइबिलिटी की जरूरत नहीं है। तो बस जी अब इस लाइबिलिटी को खत्म करेंगे तो ये अपने लिए फायदा है, क्रेडिट साइड में आएगा 1000 रुपए। आगे यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना है बाय 600, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना है तो ये आपके लिए हो गया नुकसान, लाइबिलिटी बढ़ गई, डेबिट साइड में आएगा 600 रुपए। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है 1800, 1800 रुपए का इंटरेस्ट एक्रूड है। तो एक्रूड इंटरेस्ट होता है जी ऐसा इंटरेस्ट जो आपको फ्यूचर में मिलना है। कोई भी चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट दे वो होती है हमारे लिए एसेट। इसका मतलब एक नया एसेट क्रिएट हो गया 1800 रुपए का, तो ये हमारे लिए फायदा है, क्रेडिट साइड में आएगा। पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है 9000 रुपए। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसका रीवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हम देखें तो इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, 7600 आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल, और डेबिट साइड इसमें से कर दीजिए सब्ट्रैक्ट तो आपके पास आएगा लॉस। इसे लिखिए बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ए बी और सी तीनों के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये बन रहा है जी 2800। अगर मैं 2800 माइनस करूं 7600 में से तो ये बनता है 4800, 4800। और क्योंकि रेशो 3:2:1 है तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2400, 1600 और 800। लो जी रीवैल्यूएशन का हो गया काम तमाम। अब आ जाइए आप कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में हमारे स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना। और बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे तो वहां पे 3 पार्टनर के बैलेंस बताए हुए हैं ए बी सी के, 45,000, 30,000 और 15,000, वो तीनों बैलेंसेस यहां आएंगे। अगला स्टेप होता है जी रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे ट्रांसफर किया जाए। इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, और लॉस आएगा डेबिट साइड 2400, 1600 और 800। अगला स्टेप, क्या बैलेंस शीट में कोई भी शूटेड साइट वाला आइटम है? यस, एक आइटम है जी पी एंड एल अकाउंट, तो ये आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट आपको गिवन है 15,000 रुपए, इसे 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 7500, 5000 और 2500। नेक्स्ट अगला स्टेप होता है जी गुडविल की एंट्री, और गुडविल की एंट्री पूरे रिटायरमेंट में सिर्फ एक ही है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब बताइए इसमें रिटायर कौन कर रहा है? सी, तो यहां पे लिख दीजिए बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। देखिए जी सी क्रेडिट होगा गुडविल की एंट्री में, क्योंकि एंट्री बनती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, और रिटायरिंग है सी, तो इसका मतलब सी विल बी क्रेडिटेड और रिमेनिंग पार्टनर ए और बी क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो हमने एंट्री क्या बना दी थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, मतलब सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ए और बी का अमाउंट आ जाना चाहिए। अब ये अमाउंट कैसे आएगा? पूरे फर्म की गुडविल बताई गई है 9000 रुपए, ये है जी पूरे फर्म की गुडविल 9000। इस 9000 में बताइए जरा सी का शेयर कितना होगा? 1/6, क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 है, तो इसका मतलब हर चीज में उसका हिस्सा कितना है? 1/6। 9000 का अगर आप 1/6 करें तो ये आता है 1500। इसका मतलब आपको 1500 रुपए गुडविल है
सी की और इसे डिवाइड करना है ए और बी में गेनिंग रेशो। क्योंकि ये गेनिंग रेशो में न्यू रेशो का पहला केस लग रहा है, नो इंफॉर्मेशन केस, तो इसमें जो न्यू रेशो आएगी ए और बी की वही इसमें गेनिंग रेशो होगी, और न्यू रेशो आएगी थी ए और बी की 3:2। तो इस 1500 को 3:2 की रेशो में कर दीजिए डिवाइड। ये आएगा 900 और 600। ए और बी डेबिट हुए और सी क्रेडिट हुआ, तो हमने क्रेडिट साइड में तो लिख दिया। अब ए और बी जो डेबिट हुए उसके लिए आप डेबिट साइड में लिखिए टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे हमने ए और बी को डेबिट होने का रीजन लिखा कि सी क्रेडिट हुआ था। ए और बी में अब अमाउंट कितना आएगा, 900 आएगा ए में और 600 आ जाएगा जी किसमें, सी में। बस इस तरीके से होना है, और गुडविल की एंट्रीज खत्म होते ही ये क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। क्रेडिट साइड का टोटल करिएगा, हमेशा क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगी। 52,500, 35,000 और ये बनेगा जी आपका 19,000। 52,500, 35,000 और 19,000 डेबिट साइड कर दीजिएगा सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। लेकिन ध्यान दीजिएगा सी का बैलेंस जो कि रिटायरिंग पार्टनर है वो कैरिड डाउन नहीं होगा, उसका बैलेंस जो है वो या तो पे कर दिया जाता है या फिर लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब हमें ये कैसे पता चले कि हमने पे किया है या लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो देखिए उसे पता लगाने का तरीका ये है कि क्वेश्चन आपसे साफ साफ कह देगा कि आपने उसको पेमेंट किया है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए ये बात ना कहे कि पेमेंट हुई है, अच्छा अच्छा जी, ये 600, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुजल, ये बी में आएगा। इसे सही कर लीजिए, ये सी में नहीं बी में आएगा। ओके बेटे, देखिए सी का जो बैलेंस है ये कैसे निकलेगा, पहले तो इसे माइनस कर दीजिए। 19,000 में से 800 माइनस करिए, तो ये आता है जी 18,200 रुपए। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि हमने उसे पे किया या पे नहीं किया, तो हम इसे ये मानेंगे कि पेमेंट नहीं हुई। अगर क्वेश्चन साफ साफ ये बता देता कि पेमेंट हुई तो हम ये मान लेते कि पेमेंट हुई। अदरवाइज हम हमेशा क्या मानेंगे कि पेमेंट नहीं हुई है, और ऐसी सिचुएशन में ये सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा अमाउंट टू सी लोन अकाउंट 18,200 रुपीज। ओके, अब इनका बैलेंस निकाल लीजिए माइनस करके ए और बी का, ये तो बैलेंस कैरिड डाउन ही होना है। ये आएगा 49,200। 35,000 में से अगर 2,200 माइनस किए जाए तो ये बचता है 32,800। लो जी, कैपिटल अकाउंट हो गया खत्म। अब आ जाइए बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट बनाने का तरीका है कि आप पुरानी बैलेंस शीट को देखें और उसमें जो भी चीजें एसेट या लायबिलिटीज रीवैल्यू की गई है आप उन्हें चेक करते हुए चले और उसके हिसाब से नई बैलेंस शीट तैयार करें। चलिए जी, अब देखते हैं किस तरह से नई बैलेंस शीट बनेगी। देखिएगा, सबसे पहले बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस 16,000 रुपए हमें बताया हुआ है। अब बताइए जरा, क्या कभी बीच में पैसा आया या किसी के पास पैसा गया? रिटायरमेंट में होता यह है कि पैसा आता नहीं है, रिटायरिंग पार्टनर को हमें देना होता है, लेकिन हमने उसे अभी पैसा नहीं दिया है। तो इसका मतलब यह है कि बैलेंस
एज इट इज रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, 16,000 रुपए ही आएगा। इसके बाद हमें बताया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, और सन्ड्री डेटर्स में गिवन है प्रोविजन। क्योंकि डेटर्स सभी गुड थे, इस वजह से हमने प्रोविजन को हटा दिया था। तो बस प्रोविजन को हटा दीजिए, और जो प्रोविजन से पहले डेटर गिवन है उसे आउटसाइड कॉलम में लिख दीजिए, इतना ही करना है। नेक्स्ट है जी स्टॉक। स्टॉक हमें 35,000 रुपए बताया हुआ है। क्या स्टॉक आपने कहीं पे भी रीवैल्यूएशन में दिखाया है? जवाब है नहीं। अगर नहीं दिखाया तो स्टॉक की वैल्यू एज इट इज आएगी 35,000। आगे देखिएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए हमें बैलेंस शीट में गिवन है पुरानी, और 2,000 रुपए डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट घटी है 2,000 से, तो नई वैल्यू क्या बनेगी? 10,000 रुपए। नेक्स्ट है जी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में 50,000 गिवन है, और यहाँ डेबिट साइड में 5,000 है। इसका मतलब हमने 5,000 से इन एसेट्स को रिड्यूस किया, तो हमारे पास जो नई वैल्यू बची फिक्स्ड एसेट्स की वो है 45,000। अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड पे। एसेट साइड पूरी हो गई है, फिनिश। क्रेडिटर्स गिवन है जी 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए के जो क्रेडिटर्स गिवन है, इस पे जरा चेक करिए, कोई फर्क पड़ा? नहीं जी, रीवैल्यूएशन में कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 20,000। नेक्स्ट गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कोई फर्क पड़ा है? यस, डेबिट साइड में आ रही थी 600 रुपए। अगर लाइबिलिटी डेबिट साइड में आ रही है तो इसका मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई थी, हमारा नुकसान हो गया था। तो पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 थे, 600 से अगर ये बढ़ गए तो अब ये हो गए 2,600 रुपए। उसके बाद है पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताया हुआ है 15,000 रुपए का, और प्रॉफिट एंड लॉस हम डिवाइड कर चुके हैं, तो ये शूटेड साइड हो चुका है, अब नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी कैपिटल, और कैपिटल के अब आपके पास जो नए बैलेंसेस आए थे वो आएंगे ए बी सी के, ए और बी के, सॉरी सिर्फ, क्योंकि सी तो रिटायर कर गए। 49,200, 32,800, इसका अगर आप टोटल कर दें तो ये बनता है 82,000। ठीक है, और इसके अलावा सी का लोन था जी 18,200 का। देखिए जरा, ये जो सी का लोन था ये आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अगर है तो बेटे इसे आप लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे। सीज लोन अकाउंट 18,200। ओके, लो जी, ये बैलेंस शीट भी निपट गई। लेकिन बैलेंस शीट आप पूरी करने के बाद एक चीज जरूर चेक करेंगे। वो आपको क्या चेक करना है कि क्या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी तो रीवैल्यूएशन में नहीं है। आप देखिए जरा, क्या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी आपको दिख रहा है? यस, एक है जी एक्रूड इंटरेस्ट 1800, अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो इसे एसेट साइड में ले आइए। एक्रूड इंटरेस्ट 1800 रुपीज। बस अब आप दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारी ये बैलेंस शीट मिल जाए और हमारे जितनी भी मेहनत है वो सफल हो जाए। और लो बेटे, भगवान ने आपकी सुन ली। 1,22,800 दोनों साइड का टोटल आ रहा है। बैलेंस शीट बिल्कुल मैच कर लिए। इस तरीके से आपका एग्जाम में आएगा जी रिटायरमेंट का 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, तो बस आज हमें इतना ही करना था। आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क नोट कर लीजिए जो आपको घर से करना है।
लिखिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 33, 34, अच्छा 34 रहने दीजिए, बस ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, या कोई और देख लो। थर्टी 36 करना है जी। ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, 31, 33 और क्वेश्चन नंबर 36। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि हमने सी को पेमेंट की है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट की है, तो यहाँ लोन अकाउंट की जगह पे आप कैश अकाउंट यूज करेंगे। और अगर आपने पेमेंट की तो उतने अमाउंट से बैलेंस शीट में जब आप बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस दिखाएंगे तो उससे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर कोई भी डाउट आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। बस आज की क्लास यहीं तक थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। बहुत सारे बच्चे आज मुझे एब्सेंट दिख रहे हैं। चलिए जी, उनसे आज मैं बात करूंगा। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।